मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, जो मामलात चल रहे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरा ख्याल है अभी इस वक्त जिस पर बात हो रही है वो IMF का मसला है कि IMF के पास हम जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किन शराइत पर जा रहे हैं, और फिर उन शराइत का एक आम आदमी पर जब ये बजट आएगा तो उसके बाद जो है वो उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा जो इशू है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। मुस्लिम लीग नून में हमने देखा को बड़ी तब्दीलियां हुई, पार्लियामेंट का काम बिलाखिर अब लग रहा है कि चलना शुरू हो, मगर हंगामा जो है वो अभी भी वहां पर हमने कुछ दिन पहले देखा हुआ, और फिर कुछ आईनी मामलात है जिनको लेकर जो है वो बहस चल रही है। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारी बड़ी खुसूसी नशिस्त है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमारे वक्त निकाला। मैं सर ये सबसे पहले जरा IMF वाला इशू है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब आप खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के मुआशी मामलात जो है वो आपकी नज़र से गुजरते रहे, ये जिस तरह से हम IMF में जा रहे हैं या जो डील हो रही है, बतौर साबिक वजीर आजम, बतौर एक अपोजिशन पार्टी के रहनुमा के, क्या आपके थॉट्स क्या है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, IMF जो होता है ये इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं कि जब आपको कहीं और से पैसा ना मिले फिजिकल सपोर्ट या करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करने के लिए, तो आप IMF के पास जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आपके जो दूसरे ऑप्शंस हैं पैसा लेने के मार्केट से, वो खत्म हो गए, नहीं खत्म नहीं हुई, या महंगे हो गए या खत्म हो गए। ठीक है, ये हुकूमत जब आई, इनका पहला काम ये था, सबसे अहम काम, कि पहले दिन ही ये फैसला करते कि IMF जाना है या नहीं जाना। IMF चार चीजें आपको कहता है। IMF कहता है करेंसी को डिवैल्यू कर दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, उसको पॉलिसी रेट स्टेट बैंक कहता है। फिर IMF कहता है कि आप यूटिलिटी बिल्स जो हैं, गैस बिजली, ये बढ़ा दें इन पे, और सब्सिडीज को ख़त्म कर दें। ये तीन चार चीज़ें उनका हदफ होता है। इससे कुछ फिजिकल सपोर्ट मिल जाती है हुकूमत को, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, नेचुरली उसका एक इफेक्ट होता है, और ग्रोथ में कमी आ जाती है। ये इफेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद अगर आप इकॉनमी टर्न करती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। मगर सर ये जो शराइत पे बात हो रही है और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, हुकूमत ये कहती है देखिए हमने IMF के पास जाना है, मगर हमने उनसे शराइत जो है वो हम उन पर जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं, और शराइत जो है वो जब तक अभी कल वाली भी, क्योंकि कल ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि डील जो है वो फाइनल हो जाएगी, फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास गया तो कहा गया कि वो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो उनको को थोड़े से ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या डिले का फैसला ठीक नहीं था? नहीं, डिले ने तो तबाह कर दिया आपको। क्योंकि देखें, IMF से बोरो करने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है, जो इन 4-5 शराइत पर होती है, जब अभी मैंने जिक्र किया। तो जो IMF अगस्त 18 में मांग रहा था, उससे बहुत ज्यादा आपने खुद कर दिया है। अगर आप उस वक्त IMF के पास जाते, आज आप बहुत बेहतर हालत में होते। तो IMF को रेजिस्ट करने वाली ऑप्शन आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, आप नेगोशिएट करते हैं, लेकिन जितनी आप देर कर देंगे, जितने आप डेस्परेट होंगे, तो इतने आपके हालात मुश्किल होंगे। मैं ये कहूंगा कि आपको दुगनी तिगनी कीमत अदा करनी पड़ेगी IMF के लिए आज। नहीं, मगर आप लोगों का अभी ये कहना है कि मुल्क को जो है वो IMF के हवाले कर दे। अब सर मुझे एक पॉलिटिकल रेटरिक जो है वो पॉलिटिकल रेटरिक अपनी जगह पर होता है, और हर हुकूमत यही कहती है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है, और हर ऑपोजिशन जो उस टाइम पे जो है वो ये कहती है कि जी कि मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। तो आप दरमियान में जो है वो क्या वाकई जो है वो ऐसी चीज है? आपका मौशी टीम पे एतराज था, मौशी टीम उन्होंने बदल दी, पुराने वजीर खजाना जो है उन पर आप लोगों का एतराज था, वो भी चले गए, तो अब नई टीम को थोड़ा जरा काम करने का मौका दें, सपोर्ट करें पाकिस्तान के लिए। नहीं, हुकूमत मेरे एतराज पे नहीं चलती, हुकूमत अपने कदम अपने जोर पे चलती है। तो IMF का हुकूमतें बिल्कुल ये बात ठीक कहती है, आखिरी दफा जाएंगे। हाँ। कोई प्रेडिक्ट सर हर हुकूमत ये एक रेटरिक समझे या पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझे, क्योंकि मुस्तकबिल को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हालात होंगे, आपको जाना पड़े ना जाना पड़े। बहरहाल आपकी कोशिश होती है कि IMF प्रोग्राम से निकलकर, और PMLN ने पहला IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया, और सबसे बड़ी सक्सेस ये है
लो इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ रेट के साथ मुकम्मल किया। इसकी कोई नजीर IMF की तारीख में नहीं है। ये इसहाक डार साहब को क्रेडिट दें, हम उनको हर जगह उनकी बदनामी भी करते हैं, उन पर मुकदमे बनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ये हकीकत है। डार साहब को क्या क्रेडिट दें? आपने अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, जब आप लोग आए उस वक्त गालिबन को $2.5 अरब जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, आप उसके बावजूद जो है वो IMF में चले गए। अभी जो डार साहब है वो छोड़ के गए $19 अरब का, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप सर कह रहे हैं कि आप डार साहब को क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं। आप ग्रो ना करें ना, आपको कोई डेफिसिट नहीं होगा। आप ग्रो ना करें, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा। अगर आप 2% के लगभग ग्रोथ रखेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। क्योंकि बात जिस तरह कोई कारोबार आप करते हैं, आप पैसा बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे ग्रोथ आती है, ग्रोथ से आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और आप तरक्की करते हैं। ये मॉडल है पूरी दुनिया का। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, और ये एक टाइम लैग होता है जब तक एक्सपोर्ट के रिजल्ट्स आते हैं और इन्वेस्टमेंट जब तक हो चुकी होती है, ये टाइम लैग होता है, उसमें आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। इसको आपको मैनेज करना पड़ता है। इसके मैनेजमेंट के तरीके हैं, जिनमें से IMF भी एक तरीका है इसको मैनेज करने का। लेकिन जब आप टाइम पे फैसले नहीं करेंगे, देर कर देंगे, फिर नुकसान होता है, और वो हुआ इस हुकूमत के अंदर। मगर सर अभी ये तमाम की तमाम जो चीजें हो रही हैं, इनका मुद्दा तो सर आपके सर पर डाला जा रहा है। चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, आपकी हुकूमत ही, आप उस वक्त वजीर आजम थे, हुकूमत का ये एतराज है कि पेट्रोल की कीमत हमें उस वजह से बढ़वानी पड़ी है। एक तो एक्सचेंज रेट है, मगर इस वजह से भी कि आपने उस वक्त जो है पेट्रोल की जो है वो कीमत जो है वो नीचे रखी। डॉलर के हवाले से वो $7 से $8 बिलियन वाली जो है वो हम सुन रहे हैं, हुकूमत का भी कहना है कि जी कि आप लोगों ने पंप किया, आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को रखा। फिर कर्जों के हवाले से भी आप जाते जाते जो है वो, जब आप वजीर आजम थे, कर्जे लेके गए, जिसकी वजह से आज ये हालात है। तो कब से इनका काम कब से शुरू होगा वो दिन बता दें। 9 महीने वो दिन बता दें, मैं उस वक्त तक मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। साल लगेंगे, 2 लगेंगे, 5 लगेंगे। देखिए पेट्रोल, ये कितनी बचगाना बात है। पेट्रोल पे जो पाकिस्तान आप इंपोर्ट करते हैं, भी इंपोर्टिंग कंट्री है, आप उस पर एक टैक्सेस लगाते हैं, और इस वक्त पेट्रोल पे एवरेज पाकिस्तान में 30-35% के करीब टैक्सेस होते हैं। दुनिया में 100% तक टैक्स है। जब हम बढ़ाते थे, हर महीने पेट्रोल की कीमत पिछले महीने की इंपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ाई या घटाई जाती है। 2 चीजें इफेक्ट करती हैं, एक इंपोर्ट प्राइस और PSO कार्गोज, और एक जो आपका डॉलर रुपी पैरिटी होती है। रुपी पैरिटी आप यूनिफॉर्मली देख लें, हर महीने असद उमर साहब तशरीफ लाते थे असेंबली में एक दिन 2 तारीख को महीने की, और कहते थे देखें कितना जुल्म हो गया पाकिस्तान की आवाम पर, वो तो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी ₹40 पे देने को तैयार थे। कीमतें, हाँ, तो कीमतें एक सतह पर आपको रखनी पड़ती हैं। एक रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल पर टैक्सेशन से आता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो आधा अपना रेवेन्यू जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्सेशन से कलेक्ट करते हैं। हम भी करते हैं, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा करता है। तो ये तो मौजूद है, उसमें मैंने क्या किया, ये नहीं किया, ये मैं जिम्मेदारी वो भी कबूल कर लेता हूं। अच्छा, कर्जे, हर हुकूमत कर्जे लेकर मामले को चलाती है। कर्जे की एप्लीकेशन क्या है, इसलिए अगर आपने ऑब्जेक्टिवली देखना है, हमने जो कर्जे लिए उसकी एप्लीकेशन देख लें कहां पर खर्च हुए। वो 2 मेजर चीजों पर खर्च हुए। एक, इन्वेस्टमेंट की गई मुल्क के अंदर, बिजली का बहरान दूर हुआ, गैस का बहरान दूर हुआ, मुल्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे, 3000 अरब की प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ने किए। अच्छा। और यहां करप्शन की बात है, आप एक पैसे की करप्शन 3000 अरब में साबित कर 9 महीने में, मुझे मुकम्मल 9 महीने में अगर आप ये कहें कि अभी जितनी खराबी है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट है, तो शायद ये मैं समझ रहा हूं 9 महीने में इतना इन्होंने खराब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, चाहे वो जितने मर्जी खराब हो। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं ये तैयारी भी करके आता ना कि मैं 8 महीने में पाकिस्तान की ग्रोथ को आधा कर दूंगा, इन्फ्लेशन डबल कर दूंगा, मुझसे ये ना होता। ये इमरान खान साहब और असद उमर साहब की मेहरबानी है इस मुल्क पर, इन्होंने ये मौजूदा आपको दिखाया है। सर 9 महीने में क्या कोई गवर्नमेंट इतना बुरा परफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं था। तो ये कैसे इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। अच्छा, खराब परफॉर्मेंस में आप यार 31 मई को हमने हुकूमत छोड़ी है, 31 मई को 5.8% ग्रोथ थी, 4% की इन्फ्लेशन थी, बाकी सब चीजें आप छोड़ दें। वही डेट सर्विसिंग हो रही थी जो हम कर रहे थे, वही डेट सर्विसिंग। अब
ये क्या हुआ कि जितने कर्जे हमने 5 साल में लिए, इन्होंने 8 महीने में उसके आधे के बराबर कर्जे ले चुके हैं। और अगर ये 5 साल इस तरह चलते रहे तो आपके कर्जे दुगने हो जाएंगे। पर ऐसे मैं जरा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर आना चाहता हूँ। आप जब वजीर आजम बने थे, मुझे याद है हम असेंबली के अंदर मौजूद थे, आपने उस वक्त जो है वो तकरीर की थी टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। आपने कहा था मैं वजीर आजम बन रहा हूँ, एक असले वाली बात की थी, बट आपने ज्यादा जोर टैक्स रिफॉर्म्स पे भी दिया। वो टैक्स रिफॉर्म्स पर क्यों नहीं हो सकी? आज हम मतलब आपका टेन्योर गुजर गया, इनके 9 महीने जो है वो गुजर गए, हम जो है वो तैनातियों पर भी बहस कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान का जो टैक्स नेट है वो क्यों नहीं बढ़ा, किस वजह से आगे नहीं जा। तो ये सारी की सारी नाकामी सर स्ट्रक्चर की जो है वो कुछ आपके खाते में भी तो आती है ना? बिल्कुल आती है। हम पहली हुकूमत थे जो इस मुल्क को टैक्स रिफॉर्म देकर गए। अगर उसको आप इम्प्लीमेंट ना करें तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। टैक्स रिफॉर्म आज लॉ का हिस्सा है। हमने बड़ी मेहनत से हर एक से लड़ झगड़ कर, SBR से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, हर शख्स से हम लड़े। हमने पाकिस्तान को उसका बेहतरीन टैक्स रिफॉर्म पैकेज दिया। मैं उसके हिस्से भी आपको बता देता हूं। एमनेस्टी एक हिस्सा है, फिर आपने टैक्स के रेट गिराए, आपने 32% तक टैक्सेशन थी, उसके 3 स्लैब कर दिए, 5, 10, 15। मिनिमम टैक्सेशन को 4 से उठाकर 12 कर दिया। आप कोई गाड़ी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, कोई ट्रांजैक्शन एसेट की करें, टैक्स पेयर होना जरूरी है, ये कर दिया। ये आज कानून का हिस्सा है। प्रॉपर्टी आप जिस मर्जी वैल्यू पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई DC रेट नहीं है, कोई मार्केट रेट नहीं है। लेकिन हुकूमत को इख्तियार हासिल और आज हासिल है कि उससे दुगने पैसे देकर आपकी प्रॉपर्टी हासिल कर ले। ये उसके बाद हमने जाना था जो लोग टैक्स नहीं देते उनके पीछे, और ये बड़ा आसान काम है। नादरा के साथ हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया था। अच्छा। हम FBR को इस्तेमाल नहीं करते। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी के जरिए, शब्बर जैदी साहब की कंपनी के जरिए हम आपको खत आता कि भाई हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि आप 4 दफा मुल्क से बाहर गए, 2 आपने उम्रे किए हैं इस साल, आपने ये गाड़ी है, ये आपकी बिजली के बिल है, ये आपके बच्चों की स्कूल की फीस है, ये आपके क्रेडिट कार्ड बिल है। पूरी आपकी फाइनेंशियल लाइफ हम आज रिबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आप टैक्स अदा नहीं कर रहे। आप टैक्स तो हमारे सारा क्यों आ रहा है टैक्स कलेक्शन के अंदर? इसलिए कि आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। असद उमर साहब ने रिवर्स करने की कोशिश की, कुछ चीजें उन्होंने रिवर्स कर दी। मतलब उन्होंने कोशिश की कि गाड़ी खरीदने वाला, बल्कि कर भी दिया मेरे ख्याल में। हाँ। कि गाड़ी खरीद, उसको आपने निकाल दिया। तो कहा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही थी, खरीदो फरोख्त नहीं थी हो रही चीज। सर ये बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी का प्रेशर था। ये पुशबैक आता है, ये बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद आपने जो टैक्स रेट थे वापस जाके 30-32 पे कर दिए। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी वाले को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप लोगों के पीछे नहीं गए। आपने हर एक को कहा कि हम रिवर्स कर देंगे, ये जो एमनेस्टी हुई है हम रिवर्स करेंगे, हम लोगों के नाम अखबारों में छापेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि हम टैक्स एमनेस्टी करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड, ये इनसिक्योरिटीज है मार्केट की। एमनेस्टी भी वो कह रहे हैं वो इसी वजह से लेकर आ रहे हैं क्योंकि पिछली जो स्कीम थी वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, और ये बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसका मुतालबा है कि आप एक और टैक्स एमनेस्टी जो है वो स्कीम लेकर आए। सक्सेस की पैरामीटर्स बता दें, हुकूमत बता दे। 120 अरब रेवेन्यू आपको कलेक्ट हुआ। 120 अरब 3% था कितने की एसेट्स डिक्लेयर हुए। अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है पाकिस्तान में। हालांकि हमारी हुकूमत भी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं अगली हुकूमत आगे, ये कह रहे थे हम रिवर्स कर देंगे। आप सर क्योंकि एनर्जी के मैटर्स पर आपकी बड़ी नजर है, तो आपके पास ये क्योंकि वजारत भी आप देखते रहे। अब ये IMF के पास अगर हम जाते हैं तो IMF का एक बड़ा मुतालबा ये है कि ओगरा और नेपरा को जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। क्या ये सेटअप जो है वो चल सकेगा? ओगरा नेपरा इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हद से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अच्छा। और उनकी मैं कहूंगा कि कॉम्पिटेंस तो नहीं कहूंगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेरी नजर में जो उनकी एक इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो नुकसान पहुंचा रही है मुल्क को। अच्छा। खास तौर पर नेपरा में जो उनको खुद मुख्तारी दी गई है, जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए आपको अपने मुल्क के हालात के मुताबिक भी देखना पड़ता है। आप वो चीजें जो अमेरिका में इम्प्लीमेंट हो रही हो या इंग्लैंड में हो रही हो उनको नहीं कर सकते।
हमारे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हमारी जो सूबों और मरकज के दरमियान जो मामलात हैं वो हैं, आपकी टेररिज्म के इश्यूज हैं, आपकी मुल्क के अंदर जो एक करप्शन का लेवल है इस सतह पर, उसको आपको देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अब हो क्या रहा है, नेपरा कहता है कि ये आपको मैं अलाउ करूंगा, लोगों को चार्ज करना, उससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके बिजली जो खरीदते हैं, जो उनको नेपरा अलाउ करता है, उनके रेवेन्यू से बहुत कम होते हैं, तो वो डेफिसिट उनको पड़ जाता है। ठीक, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट चीज है। तो इन फैसलों का सर क्या करेंगे? अब हुकूमत को ज़ाहिर बात है ये करना है, नए इनकम टैक्स लगने हैं, ये तमाम के तमाम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी IMF अगर कहते तो हमें तो करनी पड़ेंगी। तो आप अपोजिशन है सर, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्या इन फैसलों को कबूल कर लेंगे? देखिए, IMF को पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं है, ये पहली बात है, लेकिन लाना चाहिए, खास तौर पर इन हालात में जब हर आदमी शक कर रहा है। आज IMF को प्रोग्राम शक की नजर हो गया है। बच्चा बाजार में अब जाए, लोग कहते हैं मुल्क IMF के हवाले कर दिया। मैं कल एक होटल में गया अफ्तारी के लिए, तो वहां पर जो शख्स सिक्योरिटी वाला था उसने मुझे कहा जी हमें बताएं जी, मुल्क IMF के हवाले हो गया है। जो दरवाजा खोलने वाले, कौन पैदा कर रहा है जी? शक कौन पैदा कर रहा है? शक, ये चीजें आपके अमल पैदा कर रहे हैं, अपोजिशन नहीं पैदा कर रही है। अपोजिशन ने कोई बात नहीं बोली। हमने तो सिर्फ ये कहा, और ये शक बढ़ रहा है जो आपके अमल हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं वो भी माजी में IMF से ताल्लुक रहा है, और ये वही फाइनेंस मिनिस्टर जिनको 2 महीने पहले हम गालियां निकाल रहे थे। उसके मैं काबिल लोग होंगे, हम स्पेशलाइज लोगों को लेकर आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट को लेकर आ रहे हैं, तो इसमें से बुराई 2 महीने पहले वो गालियां क्यों निकाल रहे थे? किनको? हफीज शेख साहब को लेकर असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो एक बंदा था, उसने तबाह कर दिया पूरे मुल्क की इकोनॉमी को। मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं आज जो परसेप्शन है आम आदमी की उसकी बात कर रहा हूं, जो पिस रहा है महंगाई में। अगर यही IMF प्रोग्राम बजट में देखें, बजट में तो अब ये आनी है ना चीजें, तो क्या कबूल करेगी ऑपोजिशन? ये जो टैक्सेस लगेंगे, बजट पास होता है मेजॉरिटी से। हाँ। हम तो निशानदेही कर सकते हैं, हम कोई ऑल्टरनेट बात वहां पर कर सकते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है, लेकिन बात यह है कि आप उस वक्त IMF के पास गए हैं जब पानी सिर से गुजर चुका है। ठीक, लोग महंगाई भी पिस रहे हैं। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं तो कुछ पार्लियामेंट के हवाले से बात करेंगे। तो हमने बात कर लिया, मैं चारों जरा पार्लियामेंट पे बात करें। ऐवान के अंदर जो माहौल है ये क्यों नहीं संभाला जा रहा? अब आपकी भी लीडरशिप ने जो है वो कुछ तब्दीलियां की हैं, पार्लियामानी लीडर नए आए हैं, आप आगे हैं। पहले PSC के चेयरमैनशिप के झगड़े थे, उससे हम बाहर निकले तो अभी फिर शोर शराबा। अभी हमने देखा उस दिन जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, क्या वजह सर, क्यों नहीं निकल रहे इस चीज? पार्लियामेंट देखें, मैं ये कहना नहीं चाहता, आपने सवाल कर दिया और ये जरूरी है कि इस पर बात की जाए। स्पीकर साहब कमजोर है। अच्छा, स्पीकर हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलता है, और सबसे बढ़कर पार्लियामान में बोलने का मौका मिलता है। जिस पार्लियामान में बोलने का मौका ना दे स्पीकर, वो पार्लियामान खत्म हो जाती है, मफलूज हो जाती है। इस पार्लियामान के साथ यही हुआ है। मैं 88 से पार्लियामेंट्स में आ रहा हूं, तो ये आज जो माहौल है, स्पीकर साहब के पास हम पहले गए, कई दफा गए, 2 हफ्ते पहले भी गए कि खुदा के लिए इस पार्लियामान में बोलने का मौका दिया जाए, इश्यूज पर डिबेट हो। अगर हम रूल बुक ही फॉलो करनी है तो फिर स्पीकर को हटा दें, वहां रूल बुक रख दें। वो उनके बारे में तो कहा जाता है, वो तो आप लोग PTA वाले उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की फेवर करते हैं। स्पीकर साहब देखें, अगर आपने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। अगर मैंने कहा कि अगर वो नहीं इंडिपेंडेंट रह सकते, वो पार्लियामान को नहीं चला सकते, अगर वहां पर अपोजिशन को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम के दर्द की बात नहीं होगी, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं होगी, 9 महीने में कोई सब्सटेंशियल डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो सका। और इसके जिम्मेदार स्पीकर साहब, इसके अगर जिम्मेदार हम सब हैं, लेकिन हाउस का कस्टोडियन स्पीकर है। आप सिर्फ बोलने का मौका दे दें। ये देखें, परसों आईनी तरमीम पे बात शुरू हुई, एक दिन में फैसला हो गया। हमने कहा डिबेट कराएं यार। कल डिबेट हुई, जुमे को कोई झगड़ा हुआ, आपने बोलने का मौका दिया, सब बोले, बात हुई। मंडे को फिर बोलेंगे, इंशाल्लाह 2/3 से पास हो जाएगा। आप जब महंगाई पर बात नहीं करने देंगे, आप
बिजली के बिलों पर बात नहीं करने देंगे, गैस के बिलों पर बात नहीं करने देंगे, मईशत पर बात नहीं करने देंगे। अपोजिशन के पास ऑप्शन तो है स्पीकर को बदलने की, आप तहरीक ला सकते हैं स्पीकर को बदलने के लिए। वहां नहीं जाना चाहते। स्पीकर अगला भी जो आएगा, देखें आज दबाव है स्पीकर पर हुकूमत का और वजीर आजम का डायरेक्ट। मुझे कोई कह दिया कि नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो घबराते हैं उस बात से। मैं उनका जाती तौर पे भी एहतराम करना चाहता हूं, उनकी कुर्सी का भी एहतराम क्या करना कभी चाहता पहले किसी स्पीकर ने इस चीज पर इस्तीफा दिया है, बोलने ना बोलने की इजाजत देने पर? अयाज सादिक साहब के जमाने में सर हम ये पार्लियामेंट जाते रहे, माहौल आपके भी सामने था। सर 22 स्पीकर अपोजिशन से बोले हैं, 22 मैं गिन के बता देता हूं। 4 घंटे अपोजिशन के लीडर ने तकरीर की है, 4 आवर्स। खुर्शीद शाह साहब एक दफा 3 दिन बोले। यार जब आप बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में, मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैंने कहा आप सुबह टाइम पे आए, हाँ। कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं होगा, आप रात तक इजलास चलाएं, जो बोलता है बोलने दें। आप क्यों घबराते हैं किसी की आवाज से? आवाज अब दबा नहीं सकते, ये अमरीयत नहीं है, ये मार्शल लॉ नहीं है, ये पार्लियामान है। आप लोग तो बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। परवेज खटक ने कहा कि हम अगर बोलने पर आए तो उन्होंने तो कहा कि ऐवान में जंग शुरू हो जाएगी। वजीर दिफा है, जंग कर सकते हैं। इसीलिए जंग की बात कर रहे हैं। जंग की बात करते हैं। जंग हुकूमत नहीं करती है पार्लियामेंट में, हुकूमत अमन ढूंढती है पार्लियामेंट में। पर सर ये कहा यह जाता है कि जो आपका जो शोर शराबा है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि वजीर आजम इस पर बारहा बात कर चुके हैं, वो कहते हैं कि आप शोर ही इस वजह से मचाते हैं कि आपको अपने लीडरों के लिए एनआरओ चाहिए। नहीं तो दे दे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एनआरओ का इख्तियार है उनके पास। इतनी सी बात है। उनको ये पूछे एनआरओ का मतलब क्या होता है? वो तो बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि उनसे मांगा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं उसको छोड़े, मांगने को छोड़े, ये बताए एनआरओ होता क्या है? मगर मुझे सर ये बताइए, ये 5 साल इसी तरह से चलता रहेगा? ये नहीं कर सकता। जो पार्लियामेंट के अंदर माहौल है, जो पार्लियामेंट के बाहर माहौल है, जिस तरह से जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात है, तो ये वजीर आजम तो अब वो है 5 साल के लिए, तो आपने भी अपोजिशन के लिए 5 साल के लिए, तो क्या ये अब इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए चलता रहना या ना चलता रहना बात नहीं है। क्या सर क्या अवाम के मसाइल पर बात हो रही है? क्या अवाम के मसाइल के बारे में कोई दर्द रखता है, या सिर्फ बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब हाउस में नहीं आते, वो घबराते हैं कि मुझे कोई कुछ कह देगा, उस ज़बान बोल देगा तो वो परेशान है उस बात से। इसकी एंड गेम क्या है? क्योंकि अभी तो मुझे तो एंड गेम आता है कि क्या हम अगले 4 साल भी हम इसी तरह से सियासत करें? इलेक्शन से इसकी एंड गेम अमरीयत है। जब सियासत में जमूद होगा, एक रास्ता रह जाता है, उसको अमरीयत कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे मुल्क में बार बार हुआ है। इससे बचना है। हमेशा हुकूमत अपने ज़हन में भी वुसअत पैदा करती है, दिल में भी पैदा करती है, बर्दाश्त करती है बहुत सी बातें। आप जो कुछ हमें कहा गया पार्लियामान में, उसको आप कभी सुन लें। कौन सी गाली है जो हमें नहीं दी गई? कौन सी गाली है जो मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं दी गई? हमने बर्दाश्त किया, कभी जवाब भी नहीं दिया। इक्का दुक्के मामले हो जाते थे, लेकिन कभी हमने एज इंस्टीट्यूशन, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बार बार कहा, उनका किसी ने जवाब नहीं देना। मेरा एक दफा एक मामला हो गया, मुझे बुलाकर बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार वजीर हैं, आप क्या कर रहे थे पार्लियामान में? यहां पर शाबाश दी जाती है, जितनी गाली निकालेगा शाबाश देगा। वो जरा एक दूसरे के गाली देने में नंबर क्रॉस करते हैं कि मुझे ज्यादा शाबाश मिलेगी, मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। सर अब इधर क्या होना है? ये आमरीयत की तरफ फिर आपको लगता है चीजें जा रही हैं? देखिए आमरीयत अल्लाह ना करे इस मुल्क में आए। हमें तो बदतरीन, हमें तो इमरान खान की कबूल आमरीयत है, हम इसको कबूल कर लेंगे। बदतरीन ये तबाही कर दी। कबूल करना ना कबूल करना वो एक अलग बात है, बट आपने कहा ना कि अगर ये चलता रहा तो फिर आमरीयत की तरफ अगर लोग सड़कों पर निकल आए बगैर पॉलिटिकल प्रोसेस के, एनार्की फैल जाएगी। जब लोग तंग होंगे, जब वो देखेंगे पार्लियामान हमारी बात नहीं कर रहा, ये झगड़ों में पड़े हुए हैं, तबाही हो रही है, मईशत की महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है, लोग सड़कों पर निकल आए तो क्या होगा? अमरीयत ही होगी ना, और क्या होगा? एनार्की होगी मुल्क में। चीजें उस तरफ जाती हुई लग रही हैं, चल बड़ी तेजी से जा सकती हैं। इससे ये सियासतदानों का काम होता है कि इससे बचें। उससे बड़ी खराबी मुल्क के लिए और कोई नहीं होती। मगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, ऐसे मुश्किल हालात में उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए? आपकी हम मौजूद हैं, उनको भी होना चाहिए। टेस्ट कराने गए हैं। शहबाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? बजट स्पीच तक आ जाएंगे। बजट स्पीच, बजट से पहले, बजट 10 जून को है,
पहले जल्दी रखा हुआ था तो शायद 22 मई का था। जल्दी आ जाती, अब शायद 5-6 दिन बाद आएगी। अच्छा, मगर बजट इजलास में जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो शरीक होंगे। अच्छा, पीएमएलएन ने अभी कुछ अपनी रिस्ट्रक्चरिंग की है सर, और उसमें कुछ आवाजें हमने सुनी, जो पीएमएलएन के हमारे साथी हैं वो कोई गैंग ऑफ 4 का जो है वो बार बार हवाला देते हैं। क्या ऐसा कोई सेटअप है गैंग ऑफ 4 जैसा? हुकूमत ने भी वैसे उसकी तरफ इशारा किया। मैं तो नहीं हूँ गैंग ऑफ 4 में। नहीं, आप भी उसमें शामिल, मैं भी शामिल हूँ। आप भी शामिल आपका भी नाम लिया जाता है। अगर मेरा नाम है तो फिर कोई गैंग नहीं है। मैं जिंदगी में कभी गैंग का हिस्सा नहीं बना जी। फिर वो बात छोड़ दे, फिर ऐसे ही कोई ऐसा इंतजामी सेटअप पीएमएलएन के अंदर नहीं है कि जहां पर कोई 4 लोग जो है। अगर मेरा नाम है तो मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। पूरी जिंदगी गुजर गई, ये गैंग का हिस्सा नहीं बना, तो यहाँ भी किसी गैंग का हिस्सा नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ के हवाले से तो आपने बात की कि वो आ जाएंगे, मगर गैंग ऑफ 4 में है या वो भी नहीं है? नहीं, वो भी है, वो तो पार्टी सदर है ना। मैं जरा उस पर आता हूं, मगर आपका अभी ये बयान बड़ा चल रहा है कि आपने इसहाक डार साहब को मशवरा दिया है कि वो वापस ना आए। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म में आपने इसहाक डार साहब को मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में जो है वो ना पेश हों, बाहर रहे। ना उन्होंने मशवरा मांगा है ना मैंने। नहीं, आपका एक टीवी चैनल पे मुझसे सवाल पूछा गया कि आप उनको क्यों नहीं कहते कि वापस आए, ये सवाल था। मैंने कहा कि अगर मुझसे वो मशवरा मांगेंगे मैं उनको मशवरा दूंगा कि मत वापस आए, क्योंकि यहां पर इंसाफ नहीं है, यहां इंतकाम है, यहां प्रोसिक्यूशन है। इसहाक डार ने कौन सा जुर्म किया, उसको जुर्म तो बताएं। आप रेड ऑर्डर पहले जारी करते हैं, आप नैब के परवाने पहले भेजते हैं, उसके इसहाक डार ने कौन सा जुर्म किया बताएं तो सही ना। इल्जाम तो लगाएं। केसेस तो है ना, तो केसेस का सामना करें। कौन सा केस है सर? डार साहब पे जो केसेस है, नैब जो उनको बुला रहा है वो पेश नहीं हो रहे। उस केस का नाम बता दें। आपके जो आपके बारे में तो ये भी तो है कि वो गए तो आपके तैयारे में थे। नहीं, मेरे तैयारे में नहीं गए थे। अच्छा। वो उस वक्त मुल्क के वजीर थे। मेरे तैयारे में मुझ पे भी केस बना ले, मैं तो हाजिर हूँ। तो डार साहब को अगर वो उस वक्त मतलूब थे किसी को, जब मुल्क से गए हैं, तो मैंने भेजा है तो केस बना ले, ये शौक भी पूरा कर ले। मैं देखिए, बात ही है जब इंसाफ ना हो रहा हो, मैं कितनी मिसालें आपको दूं। मैं आपको मुल्क के, आप लीडर अपोजिशन के, मुल्क आप कह रहे लीडर अपोजिशन जो है वो मुल्क से बाहर है। आपने पकड़ के लीडर अपोजिशन को 70 दिन रिमांड में रखा, नैब के रिमांड में 70 दिन। लीडर ऑफ अपोजिशन, मुस्लिम लीग का सदर, पीएसी का चेयरमैन, मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का चेयरमैन, 70 दिन नैब का रिमांड। आज वहां से जुडिशल भेज दिया, आज तक इल्जाम नहीं लग सका। तो फिर उन्हें डार साहब बेचारा तो कुछ भी नहीं है, उसको क्यों वापस आएगा? सर, मगर मेरे लिए हैरानी तब होती है ना जब पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसहाक डार को मशवरा देता है, वज़ीर ख़ज़ाना को मशवरा देता है कि भाई आप वापस ना आए, अदालतों का सामना जो है वो ना करें। अदालतों का सामना करें, पहले केस तो बताएं। जहां पर इंसाफ ना हो वहां से बाहर रहना बेहतर है। सर, वो पेश होंगे तो उसके बाद आगे को मामला चलेगा। हसन और हुसैन का भी ये मामला है। आप हसन और हुसैन जो है वो पूरे पनामा की मामले में पेश ही नहीं हुए। आप उसी वही मेयार इंसाफ का जो बाकी पाकिस्तान पर लग रहा है, इसहाक डार पर भी लगा लें, हसन पर भी लगा लें, हुसैन पर भी लगा लें, तो आने को तैयार हैं। अच्छा। अगर आप इंसाफ के दोहरे मेयार रखेंगे तो फिर यहाँ इंसाफ तो ना हुआ ना। शहबाज शरीफ को आप क्या मशवरा देंगे? किसको? उनके भी तो केसेस तो शहबाज शरीफ, उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं मशवरा दे चुका हूँ। मैं एक और टीवी प्रोग्राम पर यही सवाल हुआ था। अच्छा। मुझसे उन्होंने मशवरा नहीं मांगा। मैंने ये कहा अगर वो अपोजिशन लीडर ना होते, मुस्लिम लीग नून के सदर ना होते, उनको वही मशवरा देता जो मैं इसहाक डार साहब के नाम से दिया है कि मत आए। अच्छा। जब तक यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता मत आए। लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भुगत रहे, पहले भी भुगता है, वो और भुगत लेंगे, उनको इससे डर नहीं है। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते, वापस आ रहे हैं, फिर कुछ और मामला पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान नबाश साहब। मैंने कुछ पार्टी अमूर पर तो इनसे बात कर ली, बट मैं अब जरा कुछ आगे चलना चाहता हूँ। 18th अमेंडमेंट, ये शायद खाकान नबाश साहब आप क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इन चीज़ों को जो वज़ीर-ए-आज़म अभी है इमरान खान, उनके बड़े गिले आ रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि वफाक जो है वो दिवालिया हो गया इस तरमीम की वजह से। क्या वाकई आपने खुद इन चीज़ों को देखा है? क्या वाकई वफाक के पास पैसे ना होने की वजह 18वीं तरमीम है?
मैं क्या कह सकता हूँ यकीन करें, मुझे कहते हुए मुझे कहते हुए शर्म आती है। यकीन करें, जो वज़ीर आज़म ये कहेगा उसका क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा? क्यों सर? और वो तो ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो 5 दिन वफाक चलाते हैं और 2 दिन सूबा पाकिस्तान सबसे बड़ा चलाते हैं। इमरान खान साहब 5 दिन वफाक में रहते हैं और हफ्ता अतवार छुट्टी के दिनों में वो पंजाब को चलाते हैं। आज भी पंजाब को चला रहे थे। आज भी वहां पर मौजूद है। वहाँ रणजीत सिंह के बाद पाकिस्तान का सबसे पंजाब का मकबूल उन्होंने वज़ीर आज़म दिया हुआ है और उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि कैसे सूबा चलाना है। 18वीं तरमीम का वफाक के दिवालिये से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात यह है। 18वीं तरमीम क्या थी? आपने कंकरेंट लिस्ट खत्म करके इख्तियारात सूबों को दे दिए, ये सारी बात थी। ठीक। जो एनएफसी अवार्ड है वो डिटरमिन करता है कि सूबों को क्या मिलना है और वफाक को क्या मिलना है। उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आज आप बैठकर वो लिमिटेशंस खत्म कर सकते हैं। आज 3 सूबे में उनकी हुकूमत है, 1 सूबे में। आप ये कह रहे हैं ये 18वीं तरमीम का मसला नहीं है, ये एनएफसी अवार्ड का मसला है। अगर कोई पैसों का झगड़ा है भी, अगर दिवालिया पैसों से होगा ना, या अखलाकी तौर पर दिवालिया हो गया? नहीं, पैसों वाले। अच्छा, पैसों वाले दिवालिया इखलाकी दिवालिया का हाल मेरे पास नहीं है। अच्छा। लेकिन नहीं, पैसे वाले, मसला पैसे का है, तो वो एनएफसी अवार्ड से लिंक्ड है। एनएफसी अवार्ड आप चेंज कर नहीं सकते। आप एनएफसी अवार्ड 0 कर दे प्रोविंसेस को, सारा वफाक रख ले, आप फिर भी दिवालिया रहेंगे। मुझे ये बताया, जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है और वफाक जो पैसा इकट्ठा करता है वो सूबों को चला जाता है, तो क्या वो गलत कहते हैं? गलत कहते हैं, सही कहते हैं। वो इससे मुकम्मल तौर पे उल्टी बात जब उनके वज़ीर आला थे केपी में वो करते थे, आज भी करेंगे। मैं प्रधान साहब कहता हूँ सीसीआई में बात करके दिखा दे मुझे। अच्छा, ये बात करें वहां पे, उनको खुद समझ आ जाएगी। सीसीआई में तो जब आपकी हुकूमत थी तो सिंध के ये गिले शिकवे, यही वज़ीर आला ये सारे थे। ये गिले शिकवे तो उस वक्त भी थे कि आप उनको जो है वो उनका हक नहीं दे रहे। वो मजीद पैसे मांगते थे। विरासत तो कह रहे हैं कि मुझे पैसे वापस दो जो तुम्हें मिल रहे हैं। वो तो आप मजीद पैसों की बात करते हैं, आप तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आप उनको 0 भी कर देना, फर्ज करें सारे पैसे वफाक रख लेता, सूबों को नहीं देता, सूबे क्या करेंगे? बोरो करेंगे। ठीक है, बोरो किसके सिर पे करेंगे? वफाक के सिर पे करेंगे। तो बात तो वही है, चाहे आप यहां से पकड़े या यहां से पकड़े। मैं सिर्फ इस चीज का तायुन करने की कोशिश करूं कि आपकी नजर में क्या ये एनामली है, क्या ये कोई एक ऐसी चीज है आईनी तौर पर जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, चाहे वो एनएफसी अवार्ड हो या 18वीं तरमीम में आप कह लें? देखें, बहुत सी करेक्शंस और एडजस्टमेंट्स वक्त के साथ जरूरत पड़ती है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है लाइव डॉक्यूमेंट होता है। बहुत सी चीजें जो उस वक्त सोची गई थी 18वीं तरमीम में, आज शायद उनके कुछ मुज़र असरात हैं, उनको दूर करना चाहिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये मैंने तमाम सूबों को बताई हैं। जब मैं वहां पे था, हमारी जो हुकूमतें नहीं थी 3 सूबों में, तो हमने उनको ज्यादा पुश नहीं किया, बट बताया था। 2 चीजें, पहली बात, बिजली सूबों के हवाले कर दें और वही बिजली के जिम्मेदार हों। अच्छा, कंपनी उनको दे दें। जिस सूबे में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें कहें ये आपकी कंपनी है, ये आइन भी इसको अलाउ करता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सूबों का काम है, ठीक है, उनके हवाले कर दें कंपनी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, वो जाने, उनको जाने जिस सूबे में बिजली निकल रही है वो उस बिजली को रख ले, उसको बेशक ट्रेड करे। तो बिजली जो है वो सूबों के पास होनी चाहिए, उससे वफाक बिजली सूबों को दे दें। ठीक है, जनरेशन आप रखना चाहते हैं, ट्रांसमिशन जनरेशन रखना चाहते हैं, रख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिस्कोज उनको दे दें, वो बिजली खुद मैनेज करें, अपने लोगों को बिजली दें। इसी तरह गैस है, हमने 3 साल इस पे काम किया, पूरा निजाम बना के सारे सूबे एग्री कर गए। जब पॉलिटिकल लीडरशिप की बात गई वो नहीं माने। गैस, जिस सूबे की गैस है उसके हवाले कर दें, उस सूबे की गैस कंपनी भी उसके हवाले कर दें, वो खुद गैस डिस्ट्रीब्यूट करे। मगर सर ये इश्यूज तो फिर है, फिर इनको दुरुस्त होना चाहिए। मैंने आपको 2 इश्यूज बता दिए, आपको तो फिर साथ देना चाहिए। ये 90, मैं बिल्कुल साथ दूंगा, ये 90% ऑफ द प्रॉब्लम है। अच्छा, ये 90% ऑफ जो आप पैसे की बात, इखलाकी तौर पे नहीं, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। इखलाकी दिवालिया की मैं यकीनन मैं उसमें नहीं जा सकता, लेकिन पैसे का मसला 90% ऑफ द मसला जो है ना वो बिजली और गैस से जुड़ा हुआ है, और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल है। ठीक, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं वेरी क्विकली बहस को अब समेटना चाहता हूं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मगर एक और इशू जो कि 18वीं तरमीम की तरह है, जिस पर बात ज्यादा हो रही है, वो है सदारती निजाम वाला मामला। ये प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उनको नहीं पता ये बातें कहां से आ रही हैं, मगर कोई है जो ये बातें कर रहा है। क्या कोई ऐसी चीज का इम्कान है, आप देख रहे हैं कुछ सदारती निजाम की तरफ मुल्क जो है वो चला जाए? खुदा न ख्वास्ता मुल्क टूट जाएगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान अगर एक इकाई के तौर पर एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ पार्लिमानी निजाम में करेगा। ये आपके मार्शल दौर क्या थे? सदारती निजाम था ना। हर खराबी मुल्क में उस दौर में पैदा हुई, उसको छुपा दिया गया। जब पार्लिमानी निजाम आता है, वो खराबियां खुलकर सामने आ जाती हैं। आप कैसे सूबों को रिप्रेजेंटेशन देंगे? आज आपकी जरूरत ज्यादा सूबों की है, सदारती निजाम की नहीं है। वफाक अपने पास जो 18वीं तरमीम थी, उसका मकसद यही था कि वफाक चंद सब्जेक्ट अपने पास रखे। वफाक ने बहुत सारे नहीं छोड़े। आज जरूरत इस बात की कि वफाक लेट गो करे, सूबों को दे और ज्यादा सूबे हों, ताकि अवाम के मसाइल लोकल सतह पर हल हो सकें। टर्किश मॉडल आपके सामने मौजूद है। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है, वो आपको लगता है कि वो चल नहीं सकती? सदारती निजाम तो बिल्कुल नहीं चल, मुल्क ही नहीं चल सकता मुल्क। मैं आपको हकीकत से खुदा न खास्ता, सदारती निजाम तबाही का रास्ता है। इसके बारे में सोचना ही, मैं समझता हूं, पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान के मुफाद की बात हो रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तो सदारती निजाम डेमोक्रेसीज में तो है, मतलब अमेरिका के अंदर जो है वो सदारती निजाम है तो सही, मगर डेमोक्रेसी भी है। हमारे यहाँ सदारती निजाम को डिक्टेटरशिप के साथ जो है वो क्यों जोड़ दिया जाता है? डिक्टेटरशिप ना, जब आप सूबों को इख्तियारात नहीं देंगे, सदारती निजाम में सूबे तो नहीं होंगे ना, तो सूबों को इख्तियारात नहीं देंगे, फिर कैसे मामला चलेगा? ठीक, फिर से एक शख्सी निजाम आ जाएगा। हम तो आज की पार्लिमानी जमहूरियत से मुतमईन नहीं कि ये शख्सी निजाम है, यही बात है। तो वो तो मुकम्मल तौर पर निजाम ही शख्सी होता है। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। गुफ्तगू बहरहाल उनकी आपने सुनी, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने बात की, जो करंट इशूज़ है उन पर गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।